So now the next topic is energy coupling links reaction in biology. The central issue is bioenergetics, the study of energy transformation in living systems. Is the mean by which energy from fuel metabolism or light capture is coupled to the cell energy requiring रिएक्शन. अब भाई कब जब हम लिविंग सेल की बात कर रहे हैं तो जब वो एनर्जी जो कैप्चर करती है मेटाबॉलिज्म की, मतलब फ्यू मेटाबॉलिज्म के साथ, और लाइट की जो एनर्जी है जो उनको जब वो कपल करती है उसके बाद ही ये केमिकल रिक्वायरिंग रिएक्शन बनती है. इन थिंकिंग अबाउट एनर्जी कपलिंग, it is useful to consider a simple mechanical example. एक सिंपल सा एग्जाम्पल हम लेते हैं. एन ऑब्जेक्ट एट द टॉप ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन हैज़ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स एविएशन. सो कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम ऊपर कहीं किसी पोजीशन पे रखते हैं तो उसके पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्रेजेंट होती है. It tends to slide down the plane, losing its potential energy of position as it approaches the ground. अब जैसे जैसे वो ऑब्जेक्ट ग्राउंड की तरफ को पहुंचता है तो वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी को लूज़ करता है, और पोटेंशियल एनर्जी को लूज़ करने के साथ साथ वो क्या करता है, काइनेटिक एनर्जी गेन करता है. When an appropriate string and pulley device couple the falling object to another small object, the spontaneous downward motion of larger can lift the smaller accomplished. अब अगर मैं एक पुली ले रही हूँ, इस पुली में मैंने इस साइड एक हैवी ऑब्जेक्ट 3 किलो का टांगा, और इस साइड को अगर मैंने एक लाइट ऑब्जेक्ट 1 kg का टांगा, तो ऑब्वियसली ये जो 3 kg वाला है ये क्या करेगा, ये टैन करेगा कि जो स्मॉलर ऑब्जेक्ट है उसको अपनी ओर को क्या करेगा, लिफ्ट कर लेगा. So with certain amount of work, the amount of energy available to do work is free energy change. तो इस एनर्जी जो ये अमाउंट ऑफ वर्क करने के लिए हमें जो एनर्जी लग रही है उसको हम फ्री एनर्जी चेंज कहते हैं, डेल्टा जी. दिस इज़ ऑलवेज समवट लेस देन द थ्योरेटिकल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज. ये वाली जो एनर्जी है, जो हमने थ्योरेटिकल जो एनर्जी लिखी है उससे कम होगी, बिकॉज सम एनर्जी इज़ डेसिपेटेड एज द हीट ऑफ फ्रिक्शन. यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, जब कैलकुलेट करके वो आएगी तो जो हमारी थ्योरेटिकल वैल्यू है उससे वो कम आएगी, क्योंकि उसमें आधी एनर्जी क्या है, फ्रिक्शन में यूटिलाइज हो गई है. द ग्रेटर द एविएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट द ग्रेटर द एनर्जी रिलीज. जितना ज़्यादा हाइट पे वो होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी. एज द ऑब्जेक्ट स्लाइड्स डाउन द ग्रेटर द अमाउंट ऑफ वर्क दैट कैन बी अकम्प्लिश्ड. और जैसे जैसे वो डाउनवर्ड को स्लाइड होती है ऑब्जेक्ट, वैसे वैसे वर्क का ज़्यादा अमाउंट अकम्प्लिश्ड होता है. हाउ डज़ दिस अप्लाई इन केमिकल रिएक्शंस. अब ये जो हमने पूरा कॉन्सेप्ट एक फिज़िक्स का हमने यहाँ पे देखा, पोटेंशियल एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का, ये यहाँ केमिकल रिएक्शन में किस तरीके से अप्लाई होता है. इन क्लोज्ड सिस्टम केमिकल रिएक्शन प्रोसीड स्पॉन्टेनियसली अंटिल इक्विलिब्रियम इज़ रीच्ड. अब जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं एक क्लोज सिस्टम में, वो तब तक होती हैं जब तक एक इक्विलिब्रियम रीच नहीं हो जाता, या फिर हम कोई एक्सटर्नल सोर्स से उसमें कोई कुछ ऐसा पॉइजन या कुछ ऐसा ना डालें कि वो रिएक्शन रुक जाए, या तो तभी रुकेगी, अदरवाइज जब वो इक्विलिब्रियम रीच कर लेगी उसके बाद रुकेगी. व्हेन अ सिस्टम इज़ एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ प्रोडक्ट formation exactly equals to the rate with which product is converted to the reactant. तो अब जो इक्विलिब्रियम होती है उसमें प्रोडक्ट और रिएक्टेंट जो होता है वो इस तरीके से आ जाता है कि जितना ज़्यादा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है उसी अमाउंट में प्रोडक्ट क्या बना रहा है, रिएक्टेंट बना रहा है. दस देयर इज़ नो नेट चेंज इन द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. इसीलिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कोई भी चेंज नहीं होता है. इट इज़ एन स्टेडी स्टेट इज़ अचीव्ड, यानी कि एक स्टेडी स्टेट जो है वो अचीव हो जाती है. द एनर्जी चेंज एज द सिस्टम मूव्स फ्रॉम इट्स इनिशियल स्टेट टू इक्विलिब्रियम.
जो एनर्जी होती है वो चेंज होती है पहली जो इनिशियल स्टेट में है उससे उस इक्विलिब्रियम स्टेट में पहुंचने के लिए। With no change in temperature or pressure is given to the free energy change delta G. The magnitude of delta G depends on the particular chemical reaction on how far the equilibrium of the system is initially। तो डेल्टा जी हर केस में अलग होती है, ये डिपेंड करती है कि वो स्टार्टिंग में किस एनर्जी में था और उसको इक्विलिब्रियम में अटेन करने के लिए कितनी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ी। ईच कंपाउंड इन्वॉल्व्ड इन अ केमिकल रिएक्शन कंटेन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जितने भी कंपाउंड हैं केमिकल रिएक्शन में उन सभी को पोटेंशियल एनर्जी रीच करने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है। रिलेटेड टू द काइंड एंड नंबर ऑफ इट्स बॉन्ड इन रिएक्शंस दैट occur spontaneously, the product has less free energy than the reactant। प्रोडक्ट के पास कम एनर्जी होती है इन कंपैरिजन टू रिएक्शन, thus the reaction releases free energy which is available to do the work। so it's very clear कि प्रोडक्ट में लेस एनर्जी होती है रिएक्टेंट के कंपैरिजन में, तभी तो रिएक्टेंट ज़्यादा मतलब थोड़ी डेल्टा जी एनर्जी भी तो खर्च होती है उसमें। सच रिएक्शन आर एक्सोजेनिक, और जो ये एनर्जी रिलीज़ हो रही है ये क्या है, ये एक्सोजेनिक है यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। द डिक्लाइन इन फ्री एनर्जी फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट इज एक्सप्रेस्ड एज अ नेगेटिव वैल्यू। तो जो डेल्टा जी है वो क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव वैल्यू हो गई। Exergenic reaction require an input of energy and their delta G value are endogenic reactions are मतलब जो यानी कि जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं वो बेसिकली डेल्टा जी उनमें पॉजिटिव होता है, इसीलिए हमको उनको एनर्जी देनी पड़ती है रिएक्शन कराने के लिए। एज इन मैकेनिकल प्रोसेस ओनली पार्ट ऑफ द केमिकल रिलीज्ड इन एक्सर्जेनिक केमिकल रिएक्शन कैन बी यूज्ड टू अकम्प्लिश वर्क। तो जब हम मैकेनिकल प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं तो जो एनर्जी हमारी एक्सोथर्मिक में निकल रही है हम उसको वर्क करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इन लिविंग सिस्टम सम एनर्जी इज़ डेसिपेटेड एज हीट और लॉस टू देयर इंट्रोपी। तो लिविंग सिस्टम में भी सेम चीज़ होती है, जो एनर्जी एक्सोजेनिक मतलब जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस से निकलती है उसको वो यूज़ करते हैं अपने लिए, और उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ जो हीट होती है वो क्या होती है, वो लॉस्ट हो जाती है एंट्रोपी को इंक्रीज़ करने के लिए और मतलब हीट की तरीके से। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एज इन द मैकेनिकल एग्जाम्पल विच वी हैव गिवन विच वी विल डिस्कस, एन एक्सर्जेनिक रिएक्शन कैन बी कपल्ड टू एंड इंडोर्जेनिक टू डराइव अदरवाइज अनफेवरेबल रिएक्शन। तो हम एक एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक को कंबाइन करते हैं एक अप्रोप्रिएट रिज़ल्ट के लिए। इलस्ट्रेटेड दिस कन्वर्सेशन जिसमें हमने क्या किया था, ग्लूकोज को और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को लिया था, तो वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना रहा था। तो ये एक डेल्टा जी पॉजिटिव प्रोसेस है, डेल्टा जी यहाँ पे पॉजिटिव है। उसके बाद जो सेकंड हमने ली वो हमने एक्सर्जेनिक प्रोसेस ली, मतलब वो एनर्जी रिलीज़ कर रही है यानी कि एटीपी का एडीपी और पीआई में कन्वर्ट होना, तो इसमें डेल्टा जी नेगेटिव हो गया। So these two chemical reactions share a common intermediate, that is phosphate ion, which is consumed in reaction 1 and produced in reaction 2। तो जो reaction है therefore वो जो थर्ड रिएक्शन है वो क्या है, ग्लूकोज प्लस एटीपी, इट गिव्स ग्लूकोज 6 फॉस्फेट प्लस एटीपी। तो यहाँ पे क्या हो गया कि एनर्जी जो रिलीज़ हुई थी और जो एनर्जी कंज्यूम हुई थी वो बराबर हो गई। सो डेल्टा जी जो होता है वो नेगेटिव हो जाएगा इसमें, और सिंथेसिस भी हो जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का। द कपलिंग ऑफ एक्सर्जेनिक और एंडोर्जेनिक रिएक्शंस दो as a shared intermediate is absolutely central to exchange in a living system, as it shall break down of in the exergenic reaction the
derives many exergenic processes in the cell. In fact, ATP is the major carrier of chemical energy in all cells. जितनी भी cells हैं उसमें ATP जो होता है वो एक major carrier होता है chemical energy का. उसके बाद her this is completed. अब यहाँ पे हमने कुछ ऊपर डिस्कस करना है, वो ये है जो हमें ये एक्स्ट्रा दिया हुआ है. एंट्रोपी, the advantages of being disorganized. So let's get started with this topic, that is entropy. सबसे पहले the advantages of being disorganized. The term entropy, which literally means a change within entropy का जो literal mean होता है वो होता है change. Was first used in 1851 by Rudolf, one of the formulators of the second law of thermodynamics. तो ये पहला टर्म रुडोल्फ ने यूज़ किया था. अ रिगरस क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी इन्वॉल्व्स स्टैटिकल एंड प्रोबेबिलिटी कंसिडरेशंस. तो जब हम एक रिगरस क्वांटिटेटिव डेफिनेशन देते हैं एंट्रोपी की, तो वो बहुत ज़्यादा स्टैटिकल और प्रोबेबिलिटी की क्या करती है, कंसिडरेशन रखती है. However, its nature can be illustrated quantitatively by three simple examples, each demonstrating one aspect of entropy. लेकिन जब हम इसकी क्वालिटेटिव इलस्ट्रेट करते हैं इसको, तो इसके 3 एग्जाम्पल्स होते हैं जो कि डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एंट्रोपी. द की डिस्क्रिप्टर्स ऑफ एंट्रोपी आर रैंडमनेस, डिसऑर्डर्स मैनिफेस्टेड इन डिफरेंट वेज. सो जो एंट्रोपी है बेसिकली इट इज़ अबाउट द रैंडमनेस एंड द डिसऑर्डर्स. सो इनको हम डिफरेंट वेज में मैनिफेस्टेट करते हैं, शो करते हैं. The tea kettle and the randomization of heat. We know that steam generated from boiling water can do useful works. हमने यहाँ पे एक टी कैटल की और उसमें जो रेंडमाइजेशन होगी हीट की, उसके बारे में हमने जब स्टडी किया है तो हमें जैसे कि पता है, जैसे स्टीम इंजन जो होता है कितना ज़्यादा उसका यूज़ होता है कि उसको हमने ट्रेन बनाने के लिए, ट्रेन चलाने के लिए हमने यूज़ किया है. Suppose we turn off the burner under a tea kettle full of water at 100 degrees Celsius. The system in the kitchen, the system which is the tea kettle and the surrounding which is the kitchen, and allow the tea kettle to cool. और हमने उसको कूल होने के लिए छोड़ दिया. एज इट्स कूल नो वर्क इज़ डन बट हीट पासिस फ्रॉम द कैटल टू द सराउंडिंग, रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग. मीन्स किचन का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है बाय एन इनफाइनेटिस्मली स्मॉल अमाउंट अंटिल कंप्लीट इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड. अच्छा, अब मैं अगर एक टी कैटल की बात करूँ और एक किचन की बात करूँ ना, तो सराउंडिंग जो है वो बहुत बड़ी है और इन कंपैरिजन टू द सिस्टम, तो सिस्टम का उतना इम्पैक्ट हमें दिखाई नहीं देगा. बट जो टी कैटल है उससे हीट लगातार ट्रांसफ़र हो रही है सराउंडिंग में, तभी तो जो टी कैटल है वो ठंडी हो रही है. एक टाइम ऐसा आएगा कि वो हीट सराउंडिंग को देना बंद कर देगी और वो टाइम होगा इक्विलिब्रियम का, यानी कि अब कैटल पूरी ठंडी हो चुकी है, यानी कि उसने अपना जो टेम्परेचर है वो सराउंडिंग के टेम्परेचर से मैच कर लिया है. At this point, all parts of the tea kettle and the kitchen are at precisely the same temperature. The free energy that was once concentrated in the tea kettle of hot water at 100 degrees Celsius potential capability of doing work has disappeared. तो वो जो energy थी वो disappear हो गई है. Its equivalent in heat energy is still present in the tea kettle and द किचन. लेकिन जो वो हीट लिबरेट हुई है, वो जो हीट एनर्जी है
वो अभी भी प्रेजेंट है यूनिवर्स में, यानी कि वो सिस्टम से हट के सराउंडिंग में चली गई है, बट दैट इज़ प्रेजेंट, बट हैज़ बिकम कम्प्लीटली रैंडमाइज्ड थ्रू आउट, यानी कि वो रैंडम हो चुकी है, वो पूरी की पूरी तरीके से बिखर चुकी है। दिस मतलब वो कंसनट्रेटेड नहीं रही। दिस एनर्जी इज़ नो लॉन्गर अवेलेबल टू डू वर्क। तो ये एनर्जी अब काम करने के लिए स्टीम की फॉर्म में अवेलेबल नहीं है, बिकॉज देयर इज़ नो टेम्परेचर डिफरेंशियल विद इन द किचन। Moreover, the increase in entropy of the kitchen, the surrounding is irreversible. अब ये irreversible है क्योंकि आप उस सराउंडिंग से उस कैटल में वापस से उसको कंसनट्रेट नहीं कर सकते हो. We know from everyday experience that heat never spontaneously passes back from the kitchen into the tea kettle to raise the temperature of water to 100 degree Celsius. तो that is what we know कि उस सराउंडिंग से वापस उस टी कैटल में सारी हीट नहीं आने वाली है उसको वापस से 100 डिग्री पे बॉईल करने के लिए. अब जो है पहला केस हमने यहाँ पे जो पास बात की थी कि रैंडमाइजेशन और डिसऑर्डर्स की, तो उसमें पहला केस हमने ये ले लिया. अब दूसरा केस हम ले रहे हैं थोड़ा सा बायो से थोड़ा सा रिलेटेड. तो हम यहाँ पे ग्लूकोज की बात कर लेते हैं. तो हम बात कर रहे हैं द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज. एंट्रोपी इज़ अ स्टेट नॉट ओनली ऑफ एनर्जी बट ऑफ मैटर. तो एंट्रोपी एक सिर्फ एनर्जी की ही टर्म नहीं है. एंट्रोपी का जो लिटरल मीन होता है हमने वही देखा कि क्या होता है डिसऑर्डरनेस और उसका रैंडमाइजेशन होना. तो ये सिर्फ एनर्जी के लिए नहीं होता, ये मैटर के लिए भी होता है. एरोबिक हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म एक्सट्रैक्ट फ्री एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर सराउंडिंग. अब जैसे हेटेरोट्रॉपिक यानी कि जो दूसरों पे डिपेंडेंट हैं, दूसरों ऑटोट्रॉपिक्स पे डिपेंडेंट हैं, या फिर मतलब दूसरों पे डिपेंडेंट हैं अपने खाने के लिए, वो अपने डायरेक्ट सिंथेसाइज नहीं करते हैं फूड, तो उनके लिए क्या होता है कि वो ग्लूकोज जो होता है वो अपने सराउंडिंग से ऑब्टेन करते हैं बाय ऑक्सीडाइजिंग द ग्लूकोज विथ O2. जब वो ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करते हैं O2 की प्रेजेंस में ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द सराउंडिंग, और O2 भी हमें सराउंडिंग से मिली है. द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ दिस ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म, जो एंड प्रोडक्ट है ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म का वो होता है CO2 एंड H2O, आर रिटर्न टू द सराउंडिंग. तो ये जो हमने सराउंडिंग से ग्लूकोज लिया, हमने सराउंडिंग से O2 लिया, और एंड प्रोडक्ट में जो हमने सराउंडिंग को दिया वो है CO2 एंड H2O, जो कि हमने सराउंडिंग पे पहुंचा दिया है. इन दिस प्रोसेस द सराउंडिंग अंडरगो एन इंक्रीज इन एंट्रोपी. तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, जो सराउंडिंग है उसकी एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, वेयर एज द ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ रिमेन इन अ स्टडी स्टेट एंड अंडरगो नो चेंज इन इट्स इंटरनल ऑर्डर. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सराउंडिंग की एंट्रोपी चेंज हो रही है, जबकि जो इंसान मतलब जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर जो है वो स्टेडी स्टेट है, यानी कि उसके अंदर कोई भी इंटरनल चेंजेस नहीं है, इंटरनल डिसऑर्डर्स या ऑर्डर नहीं है. ऑल्दो सम एंट्रोपी अराइजेस फ्रॉम द डेसिपेशन ऑफ हीट. हालांकि कुछ एंट्रोपी जो होती है वो अराइज करती है डेसिपेशन ऑफ हीट से, यानी कि जब हीट डेसिपेट होती है. एंट्रोपी ऑल्सो अराइजेस फ्रॉम अनदर काइंड ऑफ डिसऑर्डर इलस्ट्रेटेड इन द एग्जाम्पल. तो इससे भी हम क्या कर सकते हैं, एंट्रोपी को इंक्रीज कर सकते हैं. तो ये हमें रिएक्शन दी हुई है ग्लूकोज प्लस वाटर विच गिव्स 6 CO2 एंड H2O. वी कैन रिप्रेजेंट द सिस्टम एज, अब हम इसको कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो हमें ये दिया है कि यहाँ पे 7 मॉलिक्यूल हैं और एक सॉलिड ग्लूकोज है. और ये जो हैं जब हमने इनका ऑक्सीडेशन किया तो ये 12 मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, CO2 के और H2O के, 6 CO2 एंड 6 H2O. द एटम कंटेन 1 molecule of glucose प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन. तो जब हमने रिएक्टेंट लिया था तो उसमें हमने सिर्फ एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल लिया था और 6 हमने क्या लिए थे, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल लिए थे. तो टोटल 7 मॉलिक्यूल्स लिए हमने, लेकिन जो प्रोडक्ट है उसमें 12 मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, 6 CO2 के एंड 6 H2O के. सो वेन एवर अ केमिकल रिएक्शन रिजल्ट इन इंक्रीज इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो जब भी कोई भी रिएक्शन होती है और वो क्या कर रही है, उसके जो प्रोडक्ट है उसमें उसके रिएक्टेंट से ज़्यादा मॉलिक्यूल हैं,
और वैन अ सॉलिड सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड और गैसेस, या फिर जब कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है उसको हम लिक्विड में, जैसे बर्फ़ को हम पिघला दे रहे हैं लिक्विड में, या फिर उसको हम इवेपोरेट करा दे रहे हैं ग्लूकोज में, तो ये क्या कर रहा है, ये अलाउ कर रहा है उसके मॉलिक्यूल्स की फ्रीडम को, यानी कि ये इंक्रीज़ कर रहा है एंट्रोपी को, यानी उस मॉलिक्यूल का डिसऑर्डर बढ़ रहा है। सो इस तरीके से सेकेंड एग्जाम्पल है। नाउ जो थर्ड एग्जाम्पल हमको दिया है वो ये है कि द फॉलोइंग शॉर्ट पैसेज फ्रॉम, कि हमको एक ये दिया है जूलियस सीजर का जो एक प्ले है, उसमें क्या होता है कि व्हेन ही रियलाइज दैट ही मस्ट फेस मार्क एंटोनीज आर्मी टू इंफॉर्मेशन नॉन रैंडमनेस अरेंजमेंट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। सो यहाँ पे एक प्ले का एग्जांपल दे दिया है। दोज हु आर फेमिलियर विद दिस प्ले विल definitely recognize it, that what it is saying, it is saying nothing that but what is explained in the above two example, it's just in form of explaining the entropy। तो यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट हो गया है। उसके बाद अब हम इस पैराग्राफ को भी पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। So work done in raising a object is which is a positive delta G, and the loss of potential energy here is a negative. So it's an इंडोजेनिक प्रोसेस एंड इट्स एन एक्सोजेनिक, यानी कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, इस तरीके से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और जो सेकंड डायग्राम है वो ये है कि in reaction 1 the formation of glucose 6 phosphate from glucose and inorganic phosphate yield a product of higher energy than the two reactant. For this endothermic reaction delta G is positive, इसके लिए delta G पॉजिटिव है। उसके बाद इसके लिए जो डेल्टा जी है वो नेगेटिव है। तो जो सम है डेल्टा G3 का वो नेगेटिव आता है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस जो होती है वो बैलेंस होती है। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ K equivalent and delta G are measures of a reaction tendency to proceed spontaneously। तो एक रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी को हम मेजर करने के लिए ये यूज़ करते हैं। सो वी हैव 2 टॉपिक्स और मोर रिमेनिंग फॉर दिस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। The tendency of a chemical reaction to go to completion can be expressed as an equilibrium constant for the reaction। तो जो reaction है वो ये है, the equilibrium constant that is K equivalent is given by K equivalent is equal to C equivalent which is this, and प्रोडक्ट जो है वो ऊपर आ जाता है, और जो उसके मोल्स होते हैं वो हमेशा उसकी पावर में चले जाते हैं, और फिर उसके बाद नीचे होता है प्रोडक्ट। सो जहाँ हमको यहाँ पे क्वांटिटी दी है कि ये कंसंट्रेशन है, बीबी कंसंट्रेशन है, और ये जो ऊपर पावर में है ये क्या है, उसके मोल्स होते हैं। सो द गिब्स showed that delta G for any chemical reaction is a function of standard energy change, that is delta G, a constant that is characteristic of each specific reaction, and a term that expressed the initial concentration of the reactant and the product। तो हमको ये दी हुई है जो है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन, और उसके ऊपर जो है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, where AI is the initial concentration. So fourth R is the gas constant and T is the absolute temperature. When a reaction has reached equilibrium, no driving force remains and it can do no work. Delta G is equal to 0 for this specific case। जो कंसनट्रेशन है वो इक्वलेंट ए के इक्वल होती है। सो फॉर ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट
ये इक्वेशन होती है, और ये एक गिब्स एनर्जी की ये एक और रिएक्शन है कि जो डेल्टा जी है इज़ इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के इक्वलेंट। सो फॉर दिस जो सेकंड वे है वो कैलकुलेट करने की, वो ये होती है। सो ये इज़ लार्जर एंड नेगेटिव एंड आर इक्वलेंट इज़ less than 1 is a large and positive. From the experimental domination value we can see as a glance. One caution about the interpretation of delta G. Thermodynamic constant such as this show where the final equilibrium for a reaction lies, but tell us nothing about how fast that equilibrium will be achieved. The rates of reaction are governed by the parameters of kinematics, a topic we will solve in detail in chapter 6. Now, enzymes promote sequence of chemical reactions. तो जो एंजाइम्स होते हैं वो कैसे प्रमोट करते हैं जो सीक्वेंस होता है केमिकल रिएक्शंस का, वो all biological macromolecules are much less thermodynamically stable than their monomeric subunit, yet they are kinetically stable. जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं वो सारे के सारे लेस स्टेबल होते हैं इन कंपैरिजन टू देयर मोनोमरिक सब यूनिट, लेकिन फिर भी वो काइनेटिकली स्टेबल होते हैं. देयर अनकैटलाइज्ड ब्रेक डाउन अकर सो स्लोली. तो उनमें कोई भी कैटलिस्ट का यूज़ नहीं किया है, लेकिन स्टिल जो उनका अनकैटलाइज्ड जो ब्रेक डाउन होता है वो बहुत स्लो होता है, ओवर ईयर्स रादर देन सेकेंड्स. मतलब कि जब हम एक नॉर्मल प्रोसेस करा रहे हैं बिना किसी कैटलिस्ट के, तो उस रिएक्शन को होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा. बट जब हम उसमें कैटलिस्ट डालते हैं तो बहुत जल्दी वो रिएक्शन हो जाती है, विद इन सेकेंड्स भी वो रिएक्शन हो जाती है. दैट ऑन अ टाइम स्केल दैट मैटर्स फॉर द organism, these molecules are stable. Virtually every chemical reaction in a cell has significant role only because of the presence of enzyme. कोई भी केमिकल रिएक्शंस में कोई भी सिग्निफिकेंट इफ़ेक्ट जो है उस केमिकल रिएक्शन का वो तभी होता है जब उसमें वो एंजाइम प्रेजेंट होता है. उस एंजाइम को हम एक बायोकैटलिस्ट कहते हैं. लाइक ऑल अदर कैटलिस्ट ग्रेटली इनहेंस द रेट ऑफ स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड इन द प्रोसेस. The path from reactant to product almost invariable involves an energy barrier called the activation barrier. तो ये एक एक्टिवेशन एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट आ गया कि किसी भी रिएक्शन को करने के लिए पहले हमें उसको मतलब उस एंजाइम की जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है उसमें ले जाना पड़ता है, और उसके बाद फिर वो रिएक्शन होती है. That must be surmounted for any chemical reaction. The breaking of existing bonds and formation of new ones generally requires first the distortion of the existing molecule, creating a transition state of higher free energy than either reactant or product. The highest point in the reaction coordinate diagram represents the transition state and the difference in between the reactant in its ground state. So here is activation energy. An enzyme catalyzes a reaction by providing a more comfortable fit for the transition state. A surface that complements the transition state is stereochemistry, polarity and charge. The binding of the enzyme to transition state is exergenic. तो वो एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस कर, इसका जब हम डायग्राम देखेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि व्हाट इट इज़ ट्राइंग टू से, कि जो एंजाइम होता है वो बाइंड करता है उस ट्रांजिशन स्टेट के साथ, और उसकी एक्टिवेशन एनर्जी, जैसे कि ये एक ग्राफ है और ये एक प्रोडक्ट को होने की रिएक्शन है, एंड दिस इज़ इट्स एक्टिवेशन एनर्जी. दिस इज़ एक्टिवेशन एनर्जी. तो एंजाइम का काम ये होता है कि वो इस एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देता है, और वो रिएक्शन क्या होती है, कम टाइम में हो जाती है प्रोसीड. सो अ फर्दर कंट्रीब्यूशन टू कैटलाइज
to catalysis occur when two or more reactant binds to the enzyme surface close with each other in a specific orientation. This increase by orders of magnitude the probability of productive collision between the reactants as a result of the factor and several orders. Enzyme catalyst reaction commonly proceed at a greater rate than 10 to the power 12 times. Cellular catalysts are, with a few exceptions, protein. Again, with a few exceptions, each enzyme catalyst a specific reaction. एक एंजाइम एक रिएक्शन को के लिए स्पेसिफिक होता है. thousands of different enzymes are therefore required by each cell. इसीलिए बहुत वैरायटी ऑफ एंजाइम्स डिफरेंट एंजाइम्स चाहिए होते हैं एक सेल में. The multiplicity of enzyme, their specificity, the ability to discriminate between the reactants and their susceptibility to regulate given cell capacity to lower activation barrier selectively. This selectivity is crucial for the effective regulation of the cellular processes. By allowing specific reaction to proceed at significant rate at particular times, enzyme determine how matter and energy are cancelled into cellular activity. The thousands of enzyme catalyzed chemical reaction in a cell are functionally organized into many sequence of constituent reaction called pathways. तो बहुत सारे एंजाइम और कैटलिस्ट जो केमिकल रिएक्शन में यूज़ होते हैं वो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड होते हैं. और इस ऑर्गेनाइजेशन को जो आफ्टर कंसीक्वेंस रिएक्शन हम यूज़ करेंगे तो इसको हम पाथवेज कहते हैं. इन विच द प्रोडक्ट ऑफ वन रिएक्शन बिकम द रिएक्टेंट इन द नेक्स्ट. तो इस तरीके से क्या होता है, जो प्रोडक्ट है पहली रिएक्शन का वो दूसरी रिएक्शन में एज अ रिएक्टेंट वर्क कर सके, तो इसको हम क्या कहते हैं, पाथवेज कहते हैं. नाउ सम पाथवे ऑफ degraded organic nutrients into simple end product in order to exact chemical convert into useful form to gather their degradative free energy yielding and designate catabolism. तो कुछ पाथवेज ऐसे होते हैं जिसमें जो डिग्रेडेड ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सिंपल एंड प्रोडक्ट में हमें कन्वर्टेड मिलते हैं. और ये बहुत यूज़फुल प्रोसेस होती है एक सेल के लिए, और इसको हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं, यानी कि ब्रेकडाउन को किसी चीज़ के हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं. अदर पाथवे स्टार्ट्स विथ स्मॉल प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स. जो दूसरे पाथवेज होते हैं वो बहुत स्मॉल प्रिकर्सर मॉलिक्यूल से स्टार्ट होते हैं एंड कन्वर्ट देम टू प्रोग्रेसिवली लार्जर एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स. और उन जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी कन्वर्जन से, उनकी प्रोग्रेसिव चेंजेस से वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, इंक्लूडिंग प्रोटीन एंड द न्यूक्लिक एसिड. और वो जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या क्या होते हैं, वो प्रोटीन्स होते हैं या फिर न्यूक्लिक एसिड होते हैं. सच सिंथेटिक पाथवे which invariable requires the input of energy are collectively designed anabolism. अब जो सिंथेटिक पाथवेज जिनमें एक लार्ज स्मॉल मॉलिक्यूल जो हो रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स में चेंज हो रहे हैं उसको हम एनाबॉलिज्म कहते हैं, और कॉम्प्लेक्स वाले को सिंपल वाले में तोड़ना उसको हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं. द ओवरऑल नेटवर्क ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट पाथवे कंस्टिट्यूएंट सेलुलर मेटाबॉलिज्म. और ये जो नेटवर्क है किसी भी एंजाइम का और कैटलिस्ट का पाथवे को, इसको हम सेलुलर टर्म में हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं. सो एटीपी इज़ द मेजर कनेक्टिव लिंक. एटीपी एक बहुत मेजर कनेक्टिव लिंक होता है, द शेयर्ड इंटरमीडिएट बिटवीन कैटाबॉलिक एंड मेटाबॉलिक कंपोनेंट ऑफ दिस नेटवर्क. तो एटीपी जो होता है कैटाबॉलिक और मेटाबॉलिक नेटवर्क के बीच में एक बहुत मेजर कनेक्शन होता है. द पाथवे ऑफ एंजाइम कैटलाइज्ड
reactions that act on the main constituent of the cell. तो जो ये एंजाइम और कैटलिस्टिक रिएक्शन होती है, ये जो मेन कंस्टिट्यूएंट होता है सेल का, दैट इज़ प्रोटीन, फैट, शुगर एंड न्यूक्लिक एसिड, आर वर्चुअली आइडेंटिकल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये जो प्रोटीन, फैट, शुगर होते हैं, ये सब क्या होते हैं, ये आइडेंटिकल होते हैं ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। तो ये जो पाथवे होते हैं, ये मेन कंस्टिट्यूएंट होते हैं। और हम एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिज्म, वी कैन यूज़ दीज टर्म्स इन देम एज वेल। Now, while let's have a look on this figure. Here, ATP is getting converted. ADP is getting converted into ATP, and ATP is again getting converted into ADP in the presence of a phosphate ion. तो जब हम एनाबॉलिक पाथवे की बात कर रहे हैं, तो एनाबॉलिक पाथवे में क्या है कि जो सिंपल प्रिकर्सर्स हैं, ये एनाबॉलिक पाथवे से वर्क होने के लिए यूज़ हो रहे हैं, यानी कि एनाबॉलिक पाथवे में वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में टूट रहे हैं। और कैटाबॉलिक पाथवे में क्या है, जो स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स हैं, डाइजेस्टेड फूड है, सोलर फोटोन्स है, वो कैटाबॉलिक पाथवे से किस चीज़ में चेंज हो रहे हैं, एटीपी में चेंज हो रहे हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स चीज़ में चेंज हो रहे हैं। तो इस तरीके से एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक पाथवे होता है। और ये जो है, ये हमने जो ऊपर पैराग्राफ पढ़ा था कि किस तरीके से जो एंजाइम होता है वो हमें हेल्प करता है, एज अ बायोकैटलिस्ट यूज़ होता है, वो एक्टिवेशन बैरियर को कम करता है। तो वो यही है कि यहाँ पे हम कोई भी कैटलिस्ट यूज़ नहीं कर रहे हैं। कहाँ पे, ये जो ब्लू वाला है, इसमें हम कोई भी कैटलिस्ट यूज़ नहीं कर रहे हैं, जबकि जो रेड वाला है उसमें हम कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं। इसलिए वो रिएक्शन क्या है, बहुत जल्दी हो जा रही है, हम प्रोडक्ट को बहुत जल्दी अटेन कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये इसमें शोन है। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है, मेटाबॉलिज्म इज़ regulated to achieve balance and economy. Not only do living cells simultaneously synthesize thousands of different kind of molecules, सिर्फ living cells ही नहीं, जो कि different type they do in the precise proportion, मतलब एक सिर्फ एक synthesis का ही काम नहीं है, जबकि उनका एक प्रिसाइज प्रोपोर्शन में होना किसी गिवन सर्कमस्टांसेस में, दैट्स द मेन पर्पस। For example, during rapid cell growth, the precursors of protein, nucleic acid must be made in large quantity. अब जब हम किसी सेल ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो सेल ग्रोथ में क्या होता है ना, हमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड हमको लार्ज अमाउंट में प्रिकर्सर्स की तरह से चाहिए होते हैं। Whereas in non-growing cell, the requirement for these precursors is much reduced. लेकिन जब हम नॉन ग्रोइंग सेल्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें हमें इतनी ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। की एंजाइम इज इन ईच मेटाबॉलिक पाथवे आर रेगुलेटेड। तो इसीलिए जो मेटाबॉलिक पाथवे होती है, उसमें की एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है, सो दैट ईच टाइप ऑफ प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स इज़ प्रोड्यूस्ड इन अ क्वांटिटी अप्रोप्रिएट टू द करंट रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल, ताकि जो भी हमें चाहिए वो हमें एक अप्रोप्रिएट अमाउंट में मिल सके। कंसीडर द पाथवे इन ई कोलाई दैट लीड्स टू द सिंथेसिस ऑफ अम्यूनो एसिड आइसोल्यूसिन, अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन। अब जब हम ई कोलाई का पाथवे कह रहे हैं, तो उसमें एक अम्यूनो एसिड है आइसोल्यूसिन, उसको जब हमने एक प्रोटीन की तरह सिंथेसाइज़ किया, तो ये जो पाथवे होता है, इसमें 5 डिफरेंट एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये 309 से आइसोल्यूसिन में कन्वर्ट हो रहा है। In a cell beginning to produce more isoleucine than it is needed for protein synthesis, the unused isoleucine accumulate and then increase concentration, inhibit the catalytic activity of the first enzyme in the path.
तो अब मैंने थ्रियोनाइन से आइसोल्यूसिन जब सिंथेसाइज़ किया बॉडी में, तो फिर अब जो आइसोल्यूसिन है उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई है और अब मुझे क्या करना है कि उस जो प्रोसेस है उसके आइसोल्यूसिन के फॉर्मेशन की, उसको मुझे रोकना है। तो अब वो क्या करेगा ना, आइसोल्यूसिन एक खुद एक मतलब उस एंजाइम की एक्टिविटी को रोकने का काम करेगा यहाँ से, और इसको हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक, और इसको हम ये भी कहते हैं कि फीडबैक इनहिबिशन। तो जो प्रोडक्ट होता है वो खुद अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी सिंथेसिस कराता है। सो सच फीडबैक इनहिबिशन कीप्स द प्रोडक्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ईच मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट इन बैलेंस। तो इस तरीके से बैलेंस में आइसोलेसिन का फॉर्मेशन होगा। ऑल्दो द कंसेप्ट ऑफ डिस्क्रीट पाथवे इज़ एन इम्पॉर्टेंट टूल फॉर ऑर्गेनाइजिंग आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेटाबॉलिज्म, इट इज़ एन ओवर सिंप्लीफिकेशन। ऑल्दो ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा कि डिस्क्रीट पाथवे में एक इम्पॉर्टेंट टूल होता है, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स इन अ सेल। तो एक सेल में थाउजेंड ऑफ इंटरमीडिएट्स होते हैं, मैनी ऑफ विच आर पार्ट ऑफ मोर देन वन पाथवे। मेटाबॉलिज्म वुड बी बेटर represented as a meshwork of connected and interdependent pathway। तो मेटाबॉलिज्म जो होता है वो एज अ जाल यूज़ होता है डिफरेंट पाथवेज को इंटरकनेक्ट करने के लिए। अ चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन मेटाबोलाइट वुड हैव एन इम्पैक्ट ऑन द अदर पाथवे। किसी भी एक मेटाबोलाइट की कंसंट्रेशन में चेंज दूसरे के पाथ में अफेक्ट कर सकता है, वुड इन्फ्लुएंस द फ्लो ऑफ मटेरियल थ्रू अदर सेक्टर ऑफ द सेलुलर इकोनॉमी, और दूसरी चीज़ों में ये अफेक्ट कर सकता है। द टास्क ऑफ अंडरस्टैंडिंग दीज कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शन अमंग इंटरमीडिएट्स एंड द पाथवे इन क्वान्टिटेटिव टर्म्स इज डाउटिंग, बट न्यू अप्रोचेस डिस्कस्ड इन जो हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे उसमें दैट वी विल डिस्कस अबाउट द टास्क ऑफ अंडरस्टैंडिंग दीज कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शन, कि कैसे कोई एंजाइम अपने जो कॉम्प्लेक्स है उसको समझता है, कि कैसे उसको अप्रोच करता है, तो हम आगे पढ़ेंगे। हैव बिगन टू ऑफर इम्पॉर्टेंट इंसाइट ओवर द रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म। नाउ सेल्स ऑल्सो रेगुलेट द सिंथेसिस ऑफ देयर ओन कैटलिस्ट। जो सेल होती हैं वो अपने जो रेगुलेशन करती हैं अपने अपने खुद के कैटलिस्ट का, द एंजाइम इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज और डिमिनिश्ड नीड फॉर अ मेटाबॉलिक प्रोडक्ट, कि उनको उस प्रोडक्ट की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है उस हिसाब से वो खुद उसकी सिंथेसिस को रेगुलेट करती हैं। ये हम चैप्टर 28 में डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद द एक्सप्रेशन ऑफ जीन, द ट्रांसलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन डीएनए टू एक्टिव प्रोटीन इन द सेल, एंड सिंथेसिस ऑफ एंजाइम आर अदर लेयर ऑफ मेटाबॉलिक कंसंट्रेशन इन द सेल। और इसी तरीके से जो हम एक्सप्रेशन करेंगे जीन्स का, कि वो कैसे डीएनए से प्रोटीन में कन्वर्ट हो रहा है। ऑल लेयर्स मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट। सारी की सारी डिफरेंट लेयर्स हम इसमें समझेंगे। when describing the overall control of cellular metabolism, assembling the complete picture of how the cell regulates itself is a huge job that has only just begun। तो अब ये जो है complete picture है, हम कैसे cellular metabolism वगैरह को पढ़ेंगे in the upcoming chapter, because this is an introductory chapter only। Let's get started with the summary. Living cells are open system, exchanging matter and energy with their surrounding, extracting and cancelling energy to maintain themselves in a dynamic steady equilibrium. Now energy is obtained from the sunlight or fuels by converting the energy from electron flow into the chemical bonds of ATP। तो पहला हमने जो ये पढ़ा है वो यही है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक ओपन सिस्टम की तरह से है। ओपन सिस्टम यानी कि जहाँ पे मैटर का और एनर्जी का, दोनों चीज़ों का अपनी सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज हो सकता है।
एक्सट्रैक्टिंग एंड चैनलाइजिंग एनर्जी टू मेंटेन, ये जो उस फॉर्म से एनर्जी का हम एक्सट्रैक्ट करा रहे हैं या फिर हम उसको चैनलाइज करा रहे हैं, तो ये है एक मतलब एक डायनामिक स्टडी स्टेट है जो कि इक्विलिब्रियम से बहुत दूर है, यानी कि इट्स नोवेयर क्लोज टू द इक्विलिब्रियम. एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सनलाइट और फ्यूल बाय कन्वर्टिंग द एनर्जी फ्रॉम इलेक्ट्रॉन फ्लो इनटू द केमिकल बॉन्ड. तो एनर्जी को हम बेसिकली फ्यूल से या फिर सनलाइट से हम ऑब्टेन करते हैं और उसको हम कन्वर्ट करते हैं एनर्जी इलेक्ट्रॉन फ्लो को केमिकल बॉन्ड्स में एटीपी बनाने के लिए. सो द टेंडेंसी फॉर अ केमिकल रिएक्शन टू प्रोसीड टूवर्ड्स इक्विलिब्रियम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द एनर्जी फ्री एनर्जी चेंज. तो ये जो टेंडेंसी होती है केमिकल रिएक्शंस की एक इक्विलिब्रियम में प्रोसीड करने की, इसको हम फ्री एनर्जी चेंज से शो करते हैं. तो डेल्टा जी विच हैज़ टू कंपोनेंट्स, एन इंथैल्पी चेंज डेल्टा एच एंड एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस. उसकी हमने एक इक्वेशन दे दी है जो कि ये है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच इंटू टी डेल्टा एस. उसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये है कि व्हेन डेल्टा जी ऑफ अ रिएक्शन इज़ नेगेटिव, द रिएक्शन इज़ एक्सोथर्मिक एंड टेंड टूवर्ड्स कंप्लीशन ऑफ डेल्टा जी पॉजिटिव होता है. बट हम इसको क्या करते हैं, जो इंडोथर्मिक होती है उसके साथ इसको रिवर्स डायरेक्शन में करते हैं, तो जो सम अप होता है इन दोनों का वो डेल्टा जी नेगेटिव दे देता है. तो इस तरीके से हम कपल रिएक्शन करते हैं. द नेक्स्ट पॉइंट इज़ जो कन्वर्जन है एटीपी का फॉस्फेट में, तो फिर एडीपी का वो हाईली मतलब वो एक्सोथर्मिक होता है, यानी कि डेल्टा जी उसमें नेगेटिव होता है. उसके बाद फिर मैनी इंडोजेनिक सेलुलर रिएक्शन जो होती हैं वो इसके साथ हम कपल करके बनाते हैं ताकि जो प्रोडक्ट में जो फाइनल डेल्टा जी हो वो नेगेटिव हो. उसके बाद द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज फॉर अ रिएक्शन डेल्टा जी इज अ फिजिकल कांस्टेंट दैट इज़ रिलेटेड टू द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन द इक्वेशन. तो वो जो डेल्टा जी होता है उसकी एक इक्वेशन निकल के आई है इक्विलिब्रियम में, दैट इज़ माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम. उसके बाद जो मोस्ट एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, मोस्ट एक्सोथर्मिक जो रिएक्शंस होती हैं वो प्रोसीड होती हैं इसी रेट में ओनली बिकॉज द एंजाइम आर प्रेजेंट इन द कैटलिस्ट. तो बहुत सारी रिएक्शंस एंजाइम्स की हेल्प से होती हैं. एंजाइम एक्ट इन अ पार्ट ऑफ स्टेबलाइजिंग द ट्रांजिशन स्टेट. जो एंजाइम्स होते हैं वो ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करने का काम करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने का काम करते हैं, इंक्रीजेज द रिएक्शन रेट बाय मैनी ऑर्डर्स. तो इस तरीके से जो कैटालिटिक एक्टिविटी होती है ये टेक प्लेस करती है. मेटाबॉलिज्म इज़ द सम ऑफ मैनी इंटरकनेक्टेड रिएक्शंस. तो मेटाबॉलिज्म में बहुत सारी रिएक्शंस इंटरकनेक्टेड होती हैं. सीक्वेंस दैट द इंटरकन्वर्टेड सेलुलर मेटाबोलाइट्स, ईच सीक्वेंस इज रेगुलेटेड सो एज टू प्रोवाइड what the cellular need at a given time and to expend energy only when necessary. तो यही है कि हम कैसे एक दूसरे के साथ जो रिएक्शंस हैं वो इंटरकनेक्टेड होती हैं, जहाँ पे प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बन जाता है वो कैसे एक नेगेटिव फीडबैक के तरीके से इस्तेमाल होता है. तो यहाँ पे जो है सेलुलर जो फिज़िकल फाउंडेशन है वो हमने कंप्लीट कर दिया है. अब I hope guys you are getting my the purpose of this series is कि we are completing each and every line. होता क्या है कि जब हम खुद पढ़ने बैठते हैं कोई भी इस तरीके की बुक्स जो कि बहुत ज़्यादा हैवी होती है, मीन्स दे आर कंटेनिंग 1000 ऑफ पेजेस, तो उनको खुद से ऐसे रीड करना, उनकी रीडिंग लगाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है. सो हियर आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू आउट कि I am reading each and every line and making it possible for you to get what the essence of that particular paragraph, particular chapter is. So यहाँ पे हमारा फिज़िकल फाउंडेशन कंप्लीट हो गया है और हम इसी तरीके से पूरी बुक कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा पेजेस, थोड़े थोड़े पैराग्राफ्स, थोड़े थोड़े
टॉपिक्स को कंप्लीट करते हुए। सो हेयर फिजिकल फाउंडेशन इज़ कंप्लीटेड। तो ऑलमोस्ट हम आज अब हम जेनेटिक फाउंडेशन जो है वो नेक्स्ट लेक्चर पे शुरू करेंगे एंड वी विल कंप्लीट इट अप। देन मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस, इसके बाद जो है वो वाटर है। तो ऐसे धीरे धीरे वी विल कवर इट अप completely. I hope you are liking this and thank you so much.